अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास एक समान होता है, विकास बिल्कुल अप्रत्याशित है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, और डी ऑप्शन दिया गया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो सही कथन दिया गया है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। विकास में क्या होती हैं? व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो ये सी वाला कथन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, स्कूलों में मिड डे मील भोजन की व्यवस्था से छात्रों का बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है। उसके बाद तर्क दिया गया है, पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। तो यहाँ पर जो तर्क दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है विकास में पर्यावरणीय कारक और आनुवंशिकता दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहाँ पे दिया गया केवल आनुवंशिकता निर्धारित करता है जो विकास होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो कथन ए है कि स्कूलों में मिड डे मील भोजन की व्यवस्था से छात्रों का बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है, तो कथन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो विकल्प दिए गए हैं, आपको जो विकल्प सही होगा वही बता देंगे हम लोग। अब यहाँ पे पहला विकल्प दिया गया ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सही नहीं है। उसके बाद ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं ए की, तो ये भी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि ए वाला कथन जो था वो सही है और आर वाला जो तर्क है वो बिल्कुल ही गलत दिया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन यही बन जाएगा कि जो है स्कूल समाजीकरण की कौन सी संस्था होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि द्वितीयक संस्था होती है। और प्राथमिक संस्था पूछ लिया जाए तो प्राथमिक संस्था क्या होती है? बच्चे का परिवार होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है। बच्चे को घर से अलग करना, बच्चे की घर में सीखी बातों को पूर्ववत करना, बच्चों द्वारा घर में सीखी गई बातों का खंडन करना, या फिर परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे स्कूल का क्या जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कि परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा में संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है। तो इसको कहा जाता है समावेशन। क्या कहते हैं इसको? समावेशन कहा जाता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते। ये बताना ये क्वालिटी कौन सी अवस्था में होती है जीन पियाजे के अनुसार। तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। तो ये जो गुण पाया जाता है बच्चों में, ये पाया जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो समस्याओं को सुलझाने का कौशल तो पा लेते हैं परंतु जो निगमनात्मक तर्क है वह उनकी नहीं डेवलप होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है। पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता ये हमें बताना है। इस बात पर ध्यान देना कि सांस्कृतिक कारक और लिंग नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। अच्छा या बुरा नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिएगा यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अच्छा या बुरा नियमों के पालन या अवज्ञा के परिणामों से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया व संवाद को हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए।
उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है ज़रूरत पड़ने पर उपयुक्त पाठ देना चाहिए। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो इसके फोल्डिंग और पाठ के बारे में वाइगोस्की ने बताया था कि बच्चे को जब आवश्यकता होती है तो इसको पाठ देना चाहिए, जिसको ढांचा भी बोला जाता है। अब जैसे कि पाठ से संबंधित ये है, अब देखो पार्ट से ये मतलब होता है कि किसी बच्चे को जो है टेम्परेरी हेल्प देना, कुछ समय के लिए हेल्प देना। जैसे कि कोई बच्चा क्या साइकिल चला रहा होता है और पीछे से क्या करता है कोई इसको मतलब थोड़ी देर तक उसके साथ चलवा लेता है बच्चे को, फिर एक समय ऐसा आता है जब बच्चा खुद से साइकिल चलाने लगता है। तो यही जो थोड़े समय के लिए जो हेल्प की गई बच्चे को, इसी को बोलते हैं इसके फोल्डिंग या फिर पार्ट, इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र किया जाता है। अब ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर किया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है? डिजिटल तकनीकी व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, क्रियात्मक खेल, खोज व अनुभवों से सीखने पर बल देना, केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना, और डी ऑप्शन दिया गया है लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। तो यहाँ पूछा क्या गया क्वेश्चन की बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत किसका स्थान नहीं है? तो यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है कि केवल संरचित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना, इसका कोई भी स्थान नहीं है बाल केंद्रित शिक्षा में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट ये याद रखना है आप लोगों को कि जहाँ पर भी केवल याद करने की बात, रटन पद्धति, अगर ये कहीं भी वर्ड मिल जाए तो ऑप्शन हमेशा ही गलत हो जाएगा। और ए, बी और डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धिलब्धि की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि वे सांकेतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है, वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है कि मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धिलब्धि की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि जो मानकीकृत परीक्षण होते हैं वो क्या करते हैं, वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अब यहाँ पे कथन दिया गया और यहाँ पे तर्क दिया गया है। जैसे कि शिक्षकों को प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण नहीं बनाना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या समृद्ध वातावरण बनाना चाहिए जिससे कि बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ सके। उसके बाद तर्क दिया गया यहाँ पे भाषा का विकास एक जन्मजात क्षमता है। तो ये भी बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाएगा कि जो भाषा का विकास जन्मजात क्षमता नहीं होती है, जबकि भाषा एक समृद्ध परिवेश से सीखी जा सकती है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन गलत दिए गए, कथन जो ये और तर्क ये दोनों ही गलत हैं। तो अब यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, फिर से वही कथन दिया गया है कि लड़के व लड़कियाँ जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर के वयस्कों का अवलोकन व अनुसरण करके सीखते हैं। उसके बाद अगला तर्क दिया गया, यहाँ पे जो तर्क दिया गया कि जेंडर पूर्णतः जैविक संरचना। तो ये बिल्कुल ही गलत दिया गया कि जेंडर पूर्णतः जैविक संरचना नहीं है, बल्कि ये समाज के द्वारा निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और जो यहाँ पे कथन दिया गया था, और यहाँ पे जो कथन दिया गया था लड़के व लड़कियाँ जेंडर उचित व्यवहार अपने जेंडर के वयस्कों का अवलोकन व अनुसरण करके सीखते हैं, तो कथन बिल्कुल सही दिया गया, जबकि तर्क जो दिया गया था वो बिल्कुल ही गलत है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो ऑप्शन वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते हुए एक शिक्षक को ऐसी चर्चाओं को हतोत्साहित करना चाहिए जो छात्रों को उनकी पृष्ठभूमि और अनुभवों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। उसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है,
लगातार अपनी रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। और उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, एक समान पाठ्यक्रम का पालन करके मूल्यांकन का मानकीकरण करना चाहिए। और डी ऑप्शन जो दिया गया है कि शिक्षण की प्राथमिक विधा के रूप में व्याख्यान पद्धति को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये ए बी सी डी, ये ए वाला ऑप्शन भी गलत है, बी वाला भी गलत है, और उसके बाद जो ये सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं तो ये भी दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो इसमें से क्या बोर्ड ने सभी को 1 नंबर एक्स्ट्रा दिया था, क्योंकि सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया था कि छात्रों के विविध समूह के साथ बातचीत करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए हैं सारे गलत दिए गए हैं। ये कथन जो भी दिए गए हैं इनमें से एक शिक्षक को इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मूल्यांकन कैसा होना चाहिए। मूल्यांकन होना चाहिए सर्वांगीण व समग्र। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे का सर्वांगीण व समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन से अभिलक्षण एक समालोचनात्मक विद्यार्थी के नहीं है। खुली मानसिकता व जिज्ञासु प्रवृत्ति, तो ये तो बिल्कुल सही है कि समालोचनात्मक विद्यार्थी के गुण हैं। आंख बंद करके निर्देशों का पालन, तो यही ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना और स्रोतों की विश्वसनीयता का आकलन, तो यहाँ पर जो दिया गया है कि ए ऑप्शन और सी और डी समालोचनात्मक विद्यार्थी के तीनों ही गुण होते हैं कि खुली मानसिकता व जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना और स्रोतों की विश्वसनीयता का आकलन करना, ये सारी क्वालिटी पाई जाती है समालोचनात्मक विद्यार्थी में। जबकि आंख बंद करके निर्देशों का पालन करना ये क्वालिटी नहीं होती है समालोचनात्मक विद्यार्थी की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से क्या एक समावेशी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप लचीले अधिगम में सहायक है। बेहद मानकीकृत पाठचर्या, मानकीकृत आकलन, सीखने का सार्वभौमिक विकल्प, एक समान व योगात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक समावेशी कक्षा जिसमें प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप, मतलब विशिष्ट जरूरतों के अनुसार लचीले अधिगम में सहायक है, तो किस प्रकार का मतलब अधिगम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने का सार्वभौमिक विकल्प। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहु सांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किस तरह करना चाहिए। अब ऑप्शन ए दिया गया है, एक समान और मानकीकृत पाठ्यक्रम सुनिश्चित करके, एक समान और मानकीकृत आकलन सुनिश्चित करके, बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग संकाय बनाकर, कक्षा का ऐसा लोकाचार बनाकर जहां हर बच्चा अपनेपन की भावना महसूस कर सके। तो यहाँ जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शिक्षार्थियों के समूह में, विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहु सांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किस तरह करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्षा का एक ऐसा लोकाचार बनाकर जहां हर बच्चा अपनेपन की भावना महसूस कर सके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुनीता एक ही गति कार्य को कई बार दोहराती है तथा उसे दोस्त बनाने में बेहद कठिनाई होती है, जबकि वह चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने की समझ रखती है। यह किसके विशिष्ट अभिलक्षण है। वो क्या करती है, चीज़ों को बहुत बारीकी से परखने में सक्षम है। तो पूछा गया इस क्वालिटी को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की क्वालिटी को कहा जाता है ऑटिज्म या फिर स्वलीनता। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा। ब्रेल प्रणाली, छड़ी, ध्वनि प्रवर्धक या फिर चश्मा। तो यहाँ पे सुनने में क्या जो है विद्यार्थियों को सुनने में मदद करेगा वो है ध्वनि प्रवर्धक, साउंड एम्पलीफायर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं। अभिसारी सोच, विचारों की मौलिकता, लचीलापन, अपसारी सोच। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि रचनात्मकता की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे जो अभिसारी सोच है,
विचारों की मौलिकता और लचीलापन, ये तीनों ही रचनात्मकता की विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियाँ किस प्रकार होनी चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हों व उसे आगे बढ़ाएं, केवल पाठ्य पुस्तक के ज्ञान की पुनरुक्ति पर केंद्रित हों, असंदर्भित व प्रतिरूपित हों, बेहद जटिल व अमूर्त हों। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षण गतिविधियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित हों व उसे आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाएं उनकी आत्म केंद्रित तथा तर्क शून्य सोच को दर्शाती हैं, केवल उच्च बुद्धि वाले विद्यार्थियों में पाई जाती हैं, सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती हैं तथा उन्हें दंडित करना चाहिए, अपने आसपास की घटनाओं के बारे में बनाए सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया 22 नंबर कि बच्चों में जो वैकल्पिक अवधारणाएं क्या करती हैं, तो वैकल्पिक अवधारणाएं जो होती हैं बच्चों में आसपास की घटनाओं के बारे में बनाए सहज सिद्धांतों को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षक जो है प्रभावी समस्या समाधान को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये हमें बताना। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, अपनी कक्षा में कई दृष्टिकोणों और अनुमानों को हतोत्साहित करके। तो देखो हतोत्साहित जहाँ पर मिले ये तो निगेटिव वर्ड है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, समस्या का चरण दर चरण समाधान लिखकर और पाठ्य पुस्तक ज्ञान के पुनरुत्पादन पर ध्यान केंद्रित करके। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक कम उपलब्धि वाले बच्चे के कक्षा शिक्षक के रूप में आपको निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे अधिक उपयोगी लगती है। पहला ऑप्शन दिया गया कि विद्यार्थियों को उसकी कम उपलब्धि पर एक लंबा व्याख्यान देना, उसकी कम उपलब्धि के कारणों की पहचान करके प्रयास करना और अल्पकालिक कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। और सी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे स्कूल प्रबंधन को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहना, जैसे कम उपलब्धि वाले छात्रों के लिए एक अलग संकाय बनाना। और डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे बच्चे के माता पिता को बताना और उन्हें बताना कि उनमें बच्चे में कोई क्षमता नहीं है, कि उनके बच्चे में कोई क्षमता नहीं है, इसलिए बच्चे को एक अलग स्कूल में डाल दें। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कम उपलब्धि वाले बच्चे के कक्षा शिक्षक के रूप में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कि उसकी कम उपलब्धि के कारणों की पहचान करने का प्रयास करना और अल्पकालिक कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों में अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए इनमें कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि है। तो अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए, डेवलप करने के लिए सबसे अच्छी गतिविधि कौन सी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महत्वपूर्ण गतिविधि जो होगी वो होगी संवाद। क्या होगी? संवाद करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। दहशत, कुंठा, चिढ़ या फिर उत्तेजना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो है सार्थक तरीके से सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है वो कौन सी भावना है। तो वह हो जाएगी उत्तेजना, एक्साइटमेंट। जब किसी को जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा किसी चीज़ को सीखने में, तो उसको उतनी अच्छी तरीके से सीखेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बच्चे किस प्रक्रिया से सबसे बेहतर सीखते हैं। निष्क्रिय अनुकरण के द्वारा, वेधन व प्रत्यास्मरण के द्वारा, रटकर स्मरण करके या फिर निर्देशित खोज के द्वारा। तो बच्चे सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं निर्देशित खोज के द्वारा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना शामिल है।
प्रत्याहार, अनुबंधन, अधिसंज्ञान या फिर पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा उच्च स्तरीय कौशल है जो अपनी सोच के बारे में सोचना शामिल है जिसमें से, तो वह है अनुबंधन। क्या है? अनुबंधन। सॉरी देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, उसको अनुबंधन यहाँ पे गलत बता दिया, उसको अधिसंज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अधिसंज्ञान कहते हैं। कौन सा उच्च स्तरीय कौशल है जिसमें अपनी सोच के बारे में सोचना शामिल है, तो वो होता है अधिसंज्ञान। और यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने के लिए क्या कर सकते हैं? अनुबंधन के तरीकों का प्रयोग, उचित पुरस्कार देना, दंड का प्रयोग या फिर विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखना। तो एक शिक्षक जो है बच्चे को अभिप्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को, कि विद्यार्थियों की अभिरुचियों को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।